हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सारे लोग। तो आज हमारी यूपी की पेट की पहली क्लास है जहाँ पे हम समझने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं क्या होती हैं, और साथ में ये समझेंगे भी कि आपके एग्ज़ाम के लिए आपका सिलेबस क्या है, क्योंकि हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें वही पढ़ना है जहाँ से आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो एक बार थोड़ा सा सिलेबस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, उसके बाद अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। पीछे आप देख रहे हैं अभी 15 अगस्त आने वाला है, तो आप सभी को अभी से इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के उपलक्ष्य में हम आपके लिए लेके आए हैं 70% से ज़्यादा का डिस्काउंट। मतलब ये है कि और ये कुछ टाइम के लिए ही है, आपको दिख रहा होगा ये 14 अगस्त तक ही वैलिड है। तो आपको करना क्या है, आपको कोई भी डाउट हो किसी चीज़ को लेके तो आप इस नंबर पे कॉल करिए 9555124124। ठीक है, आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। आपको डिटेल चाहनी है कि आपके बैच में क्या होगा, कौन टीचर क्या पढ़ा रहा होगा। पॉलिटी मैं आपको पढ़ाऊंगी आपके एग्ज़ाम के लिए। हर टीचर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाएगा कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपकी सारी क्लासेस हो रही हैं। यहाँ पे लाइव बैच अभी शुरू हुआ है उसका, कल से। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इस नंबर पे कॉल करिए। और देखिए बहुत कम रुपए में भी आपको ये बैच मिल रहा है, तो आज ही जाके इस नंबर पर बात करना, डिटेल देखना, डेमो क्लासेस भी देखना सारे टीचर्स की। ठीक है, जो आपके सब्जेक्ट में, जो आपके पेट के एग्ज़ाम में आने वाला है। तो पहले एक बार हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी का कौन कौन सा पोर्शन हमें पढ़ना है डिटेल में, जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि 2026 में क्वेश्चन आया था, आपको पता है मौलिक अधिकार को लेके क्वेश्चन आया है। साथ में ये भी पूछा गया प्रेसिडेंट की कार्यकारी जो पावर्स होती है वो कौन से आर्टिकल में दी गई है। तो सारे क्वेश्चंस हमने देखे हैं पिछले सालों के, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, आपको पता है वो चीज़। तो वो सबको ध्यान में रखते हुए हम वो चीज़ पढ़ेंगे जो उन्होंने आपके सिलेबस में दिया है, और साथ में क्वेश्चंस को एनालिसिस भी करेंगे कि हाँ किस किस क्वेश्चंस, किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए। ठीक है, तो मैं हमेशा कहती हूँ हर एग्ज़ाम का अपना एक फोकस एरिया होता है। हमें हमेशा एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए कि हमारे एग्ज़ाम में कितना डीप और कितना पूछा जा रहा है, तो हम उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हैं आपके टॉपिक्स जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। एक बार पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं और देखेंगे इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से बहुत डिटेल वे में हम पढ़ने और समझने वाले हैं। देखो, पहला पूछा क्या गया है कि भाई हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है, हमारा संविधान जो है वो क्या है। तो सबसे पहली बात हम क्या समझेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है भाई वो क्या है। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं क्या है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखित है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है या फ्लेक्सिबल है, किस तरीके से अमेंडमेंट कर सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं मौलिक अधिकार के बारे में या आपका डीपीएसपी के बारे में। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे किसके बारे में, कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएँ क्या हैं, वो भी सब हम यहाँ पर क्या करेंगे देखेंगे। दूसरा ये है, देखो क्या मौलिक अधिकार हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मौलिक अधिकारों के लेके जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनके आर्टिकल्स, उसमें क्या क्या लिखा है वो सब इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार के बाद डीपीएसपी जिन्हें बोलते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, हम ये भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान क्या है, उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, मौलिक अधिकार क्या है, डीपीएसपी क्या है, मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, वो सब भी हम देखेंगे। यहाँ पे क्या देखेंगे, हम ड्यूटीज़ के बारे में भी बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं कि हमारी जो जो ड्यूटीज़ हैं वो क्या है। देखो यहाँ पे लिखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। ठीक है, हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम आते हैं किसके बारे में, पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट्री सिस्टम किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। ठीक है, पार्लियामेंट कौन से आर्टिकल में है, 79, लोकसभा कौन से आर्टिकल में है, 81, राज्यसभा कौन से आर्टिकल में है आपका 80। लोकसभा किस तरीके से काम करता है, राज्यसभा किस तरीके से काम करता है, कितनी सीटें हैं लोकसभा की, कितनी सीटें हैं राज्यसभा की, कब इलेक्शंस होते हैं,
ठीक है, कौन कौन सी कमेटी होती हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे बनता है, प्रेसिडेंट के भी आप देखेंगे उसमें क्या क्या रोल्स होते हैं। अगर पार्लियामेंट्री फंक्शन के बारे में बात करेंगे, पार्लियामेंट्री का कार्यकाल कब शुरू होता है, उसका कौन सा आर्टिकल होता है, वो सब चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे, इस पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। समझ आया? पार्लियामेंट्री सिस्टम को लेके हम बहुत अच्छे से चीज़ों को समझने वाले हैं। पूरा का पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमें ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। पार्लियामेंट एक शब्द नहीं है, पार्लियामेंट बहुत बड़ी चीज़ है। हम उसके अंदर बहुत चीज़ें पढ़ते हैं, बिल्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए मनी बिल कौन से आर्टिकल में है, तो आप बोलोगे मनी बिल को तो लेके हमारे सिलेबस में दिया ही नहीं था, दिया है कहीं मनी बिल को लेके? तो मनी बिल भी तो हम पार्लियामेंट में क्या है, पार्लियामेंट में तो बिल्स भी आते हैं, बिल पास भी होते हैं, तो वहीं पे तो हम देखेंगे ना कि हमारा मनी बिल कौन से आर्टिकल में आता है, संयुक्त बैठक कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है। तो वो सब चीज़ हम पढ़ेंगे कहाँ पे, पार्लियामेंट्री सिस्टम में। और वो हम कैसे देखेंगे कि आपके इससे पहले जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें किस तरीके से पार्लियामेंट को लेके क्वेश्चन आए हैं, तो वो सारे पोर्शन हम क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। समझ आया? क्लियर हो गया? हर एक चीज़ को हम देखेंगे। क्लियर हो गया? क्योंकि एग्जाम जो है वो थोड़ा सा अब चेंज हो रहा है। दूसरा देखो क्या है, फेडरल सिस्टम, यूनियन एंड, मतलब इन्होंने पूछा है फेडरल सिस्टम क्या होता है। पहली बात तो जो फेडरल सिस्टम क्या होता है वो आज हम समझेंगे भी थोड़ा बहुत, कि फेडरल सिस्टम क्या होता है, यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, और उसमें किस तरीके से यूनियन और स्टेट जो है वो क्या कर रही है, काम कर रही है। तो वो चीज़ भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। फिर यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, यूनियन और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, आज की क्लास में मैंने पढ़ाया था यूनियन और स्टेट के बीच रिलेशन कौन से भाग में दिया है। तो हम यहाँ पे ये भी तो देखेंगे कि कौन से भाग में रिलेशन के बारे में बात की गई थी। तो हमने आज की क्लास में समझा था कि भाग 11 में बात की गई है यूनियन प्लस स्टेट के रिलेशन के बारे में। ठीक है, कौन कौन से रिलेशन वहाँ पे पढ़े थे हमने, कि अगर विधायकी संबंध के बारे में बात की जा रही है या प्रशासनिक संबंध के बारे में बात की जा रही है तो कहाँ पे आता है, भाग 11 में। और जब भी वित्तीय संबंध के बारे में बात की जाती है तो कहाँ जाता है, भाग 12 में। तो रिलेशन भी हमें यहाँ पे देखना है। साथ में हमें ये भी देखना है कि कौन से आर्टिकल में ग्रांट्स के बारे में बात की जा रही है जो केंद्र सरकार देती है राज्य सरकार को, वो भी हम यहीं पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये यहीं पे हम इंटर स्टेट रिलेशन भी देखेंगे कि स्टेट के बीच में कौन कौन से रिलेशंस होते हैं, वो भी हम देखेंगे। इंटर स्टेट काउंसिल कब बनी, कौन बनाता है, वो भी हम यहीं के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक 8 हैं, हमें इन्हें पढ़ना बहुत डिटेल में है। समझ आया? लेकिन क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। मैंने फिर बोला क्वेश्चंस हम आपके पेपर के अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं उसी को टारगेट रह के ही हम चीज़ों को पढ़ेंगे। तीसरा देखो यहाँ पे आप यहाँ पे क्या जुडिशरी के बारे में बात की गई है, न्यायपालिका के बारे में। सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में है, सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट की पार्ट्स क्या होती हैं, वो हाई कोर्ट के पास कौन कौन सी पावर होती है, हाई कोर्ट किस तरीके से काम करता है, वो क्लियर हो गया। हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गया, कौन से आर्टिकल में इनके पास कौन कौन सी पावर से, वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम करता है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट के हेड कौन होते हैं, डीएम, तो किस तरीके से काम किया जाता है, वो किस तरीके से काम करते हैं, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे ध्यान से अच्छे से। आप देखो क्या है, लोकल बॉडीज में मतलब लोकल गवर्नमेंट के बारे में पूछा गया है। पंचायती राज सिस्टम कब आया, कौन से शेड्यूल में है, कौन से भाग में है, कौन से अमेंडमेंट से वो बना, कब लागू हुआ, म्युनिसिपैलिटीज क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, और वो किस तरीके से काम करती पंचायती राज सिस्टम, हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। समझ आया पढ़ना क्या है, बड़ा बड़ा समझो हमें पढ़ना क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। दूसरी चीज़ फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, डीपीएसपी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है। पार्लियामेंट बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से पढ़ना है। पार्लियामेंट के साथ हम स्टेट गवर्नमेंट भी पढ़ेंगे। पार्लियामेंट में ही प्रेसिडेंट हम पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे पार्लियामेंट तो उसकी साइड हम प्रेसिडेंट का रोल भी पढ़ लेंगे। किनकी अगर प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आए तो आप कर लो, क्योंकि पिछली बार एग्जाम में आपके प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आया था। तो अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्रेसिडेंट तो कहीं लिखा ही नहीं है, बट आप ये सोचो पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में जब बात करते हैं तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट का फंक्शनल रोल होता है, तो हम प्रेसिडेंट भी पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट भी पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। वैसे में स्टेट गवर्नमेंट भी पढ़ेंगे, वहां पे सीएम का क्या रोल होता है, गवर्नर का क्या रोल होता है, हम वो भी देखेंगे। जुडिशरी हम पूरी पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आर्टिकल्स के साथ हम उसे बहुत अच्छे से याद भी करेंगे। लोकल गवर्नमेंट पढ़ेंगे, पंचायती राज सिस्टम किस तरीके से काम करती है, कैसे बनी है,
म्यूनसिपैलिटीज़ किस तरीके से काम करती है वो भी हम बहुत अच्छे से देखेंगे। साथ में हम क्या देखेंगे, साथ में हम एक चीज़ और देखेंगे कि वो क्या है, वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो होती हैं वो भी हम बहुत अच्छे से देखेंगे। मतलब क्या कि किस तरीके से हमारी संवैधानिक संस्थाएं थी वो, जैसे कि आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में, यूपीएससी कौन से आर्टिकल में है, ठीक है, ये आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में है और कितने सालों बाद बनती है, ठीक है, इनके चेयरपर्सन कौन होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। मतलब क्या है, मतलब ये कि हम कलर चेंज करती हूँ, रुको, हम क्या करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। संवैधानिक संस्थाएं जो हैं हम ये भी पढ़ेंगे। संवैधानिक संस्थाएं जो होती हैं और गैर संवैधानिक संस्थाएं होती हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। मतलब ये देख लो यहाँ पे गैर संवैधानिक संस्थाएं भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी हम अलग से एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। समझ आ गया? तो ये भी हम अच्छे से करने वाले हैं। ये हो गया हमारे सिलेबस। तो सिलेबस बहुत इजी भी है, इजी तो नहीं कह सकते, बट अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारे लिए पॉलिटी से क्वेश्चंस करना आसान है ना। मैं कितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पेट के में आते हैं वो गलत तो नहीं होने चाहिए। पॉलिटी सब्जेक्ट है ना, जो आप एक बार डिटेल में पढ़ लो, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ लो, तो जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो आप इजीली कर सकते हो। साथ में पॉलिटी ऐसा भी है कि करंट अफेयर को देखते हुए कि कोई चीज़ अगर करंट में न्यूज़ में है तो उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, है ना। जैसे फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी आप देखो प्रोटेस्ट बहुत चल रहा है। तो आर्टिकल 19 में राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में बात की जा रही है, कौन सा सब सेक्शन में बात की जा रही है। तो मौलिक अधिकार हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो करंट सिनारियो को देख के भी हम देख सकते हैं कि मौलिक अधिकार बहुत जरूरी है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो उससे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं बहुत सारे, और हमें पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, समझ आ गया? हमने अपने सिलेबस को देख लिया है और हम डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ये है कि अब हम देखते ये हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। अब हम शुरुआत कर लेते हैं अपनी क्लास को, और आज हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या होते हैं। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर हम बात करें संविधान की, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि संविधान जो है वो होता क्या है। कोई बताएगा मुझे? तो आप में से कुछ तो बोलेंगे एक तरीके की बुक है। सच में एक तरीके की बुक ही होती है ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक बुक, एक किताब। इस बुक में क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक ही तो है। उस बुक में क्या लिखा हुआ है? उस बुक में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। इस बुक में क्या लिखा है? इस बुक में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। मतलब हिंदी में कानून, नियम एंड कानून, है ना। नियम एवं कानून लिखे हुए हैं। कुछ किस लिए लिखे, क्यों बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। जरूरत क्या थी? एक तरीके की बुक ही तो है ना कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। क्यों लिखे गए और क्यों कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, नीड क्या थी? तो आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में बहुत अच्छे से। उससे पहले हमारे देश में या उससे पहले पूरे विश्व में बात करें तो क्या था? मोनार्की थी, राजा के हाथ में सारी पावर थी। तो जब राजा के हाथ में पावर थी तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि वहाँ पे रूल नहीं हो रहा था, हो रहा था। फिर क्या अंतर हुआ? क्यों जरूरत पड़ा कि हमें देशों में एक कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने की जरूरत पड़ गई कि नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं होगा। अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूं तो इंडिया में सबसे सुप्रीम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं, संविधान से बढ़कर कुछ नहीं, संविधान सबसे ऊपर है। तो क्या जरूरत पड़ी हमें संविधान लाने की और संविधान लिखने की? तो देखो, जब मोनार्की थी, जब राजा के ऊपर शासन था, तो राजा अपनी मर्जी से डिसीजंस करता था, है ना, सुनाता था। राजा को क्या बोला गया कि राजा जो है वो भगवान का ही रिप्रेजेंटेटिव है। कहाँ? धरती पे। इंडिया की बात नहीं कर रही मैं, पूरे विश्व की बात कर रही हूँ। हर जहाँ पे राजा था उसे क्या बोला गया कि राजा जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है भगवान का धरती के ऊपर। तो राजा की मर्जी है, राजा जो चाहे वो डिसीजन ले सकता है। तो क्या यहाँ पे किसी भी तरीके की इक्वेलिटी की बात की जा रही थी? नहीं। अगर इक्वेलिटी होती तो क्या जिस तरीके से हमारे वहाँ कास्ट सिस्टम था वो होता? राजा ने जो रूल बना दिया वो सबसे ऊपर। राजा चाहेगा
तो वो रूल बनेगा, राजा चाहेगा तो वो रूल नहीं बनेगा। राजा को लगता है कि मैंने पनिशमेंट की तो मुझे सजा मिल जाएगी, राजा को लगेगा कि अगर आपने पनिशमेंट नहीं की तो आपको नहीं मिलेगी। तो मतलब क्या है कि उस टाइम पे जब मोनार्की हुआ करती थी तो रूल्स रेगुलेशन तब भी थे, बट उसमें क्या नहीं थी, इक्वालिटी नहीं थी, समानता नहीं थी, हर लोगों को समान अधिकार नहीं मिले थे। राजा की मर्जी पर डिपेंड कर रहा था कि वो किसको कौन से अधिकार देगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो नियम एंड कानून है, वो सबके लिए बराबर है। मतलब क्या यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे समानता की बात की जा रही है, इक्वालिटी की बात की जा रही है। तो आप देखो, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे इंडिया में संविधान है, तो हमारे इंडिया में ऐसा है कि मेरे पास जो राइट है वो आपके पास राइट नहीं है। हर चीज को ध्यान में रखते हुए संविधान बनाया जाता है। मतलब हर एक इंसान को सारे के सारे राइट्स हैं। अगर मौलिक अधिकार मेरे पास है, राइट टू फ्रीडम, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, तो आपके पास भी राइट है कि आप भी कुछ बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो भी अधिकार दिए गए हैं, जो भी कानून बनाए गए हैं, वो सबके लिए एक बराबर है। ठीक है, सबको एक बराबर माना गया है देश में। ऐसा नहीं है जो अमीर है, जो जिसके पास बहुत पैसा है, उसके लिए अलग संविधान है, और जो गरीब है उसके लिए अलग संविधान है। सबके लिए बराबर। यहाँ पे गरीब भी बराबर है लॉ की नज़रों में, कानून की नज़रों में गरीब भी बराबर है, कानून की नज़रों में अमीर भी बराबर है। यहाँ पे संविधान में ऊंची जात वाला भी सेम कानून फॉलो करेगा, नीची जात वाला भी सेम कानून फॉलो करेगा। किसी के लिए कोई भी रेगुलेशंस अलग अलग नहीं है। ट्रैफिक रूल सबके लिए है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो ऊंची कास्ट का हो, चाहे वो नीची कास्ट का हो। ठीक है, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में बुक्स लिए हैं, फंडामेंटल राइट सबके लिए हैं, चाहे वो ऊंची कास्ट का हो, चाहे वो नीची कास्ट का हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो। अंबानी को भी फंडामेंटल राइट्स हैं और हमें भी मौलिक अधिकार है। तो क्या दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वालिटी दे दी, समानता दे दी। मतलब हर नागरिकों को समान बना दिया, जो कि पहले मोनार्की में नहीं था। सब कुछ डिपेंड करता था राजा की मर्जी पे, राजा चाहेगा वो होगा। समझ आया? यहाँ पे इन्होंने क्या बोल लिया कि नहीं भाई, सबको यहाँ पे समान अधिकार दिए जाएंगे। इंटरनेट एक्सेस करने की पावर क्या सिर्फ और सिर्फ अमीरों के पास है, हमारे पास नहीं, सबके पास है। जब इंटरनेट इंडिया में आया तो क्या ऐसा रूल्स था, नहीं अमीर लोग ही इसका यूज़ कर सकते हैं? जिसके पास पैसे हो रिचार्ज कराओ, यूज़ करो, यही तो है ना। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पे क्या कर दिया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके की बुक है जहाँ पे देश को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए, अगर आपको देश चलाना है, उसको देश को चलाने के लिए यहाँ पे कुछ नियम और कानून दिए हुए हैं। उसके हिसाब से क्या चल रहा है, देश चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। और यहाँ पे हर एक नागरिक को बराबर अधिकार दिए गए। क्या दिए हैं? हर एक नागरिक को बराबर से अधिकार दिए गए हैं। समझ आ गया कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो किसी देश को का शासन चलाने के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और हमारे देश में हर नागरिक को बराबर से अधिकार दिए गए हैं हर चीज़ को लेके। एक्सेप्शनल पे मत आ जाना प्लीज़, ये मत बोलना कि मैम SC/ST को अलग से रिजर्वेशन दिया कि तो कॉन्स्टिट्यूशन समान नहीं है। वो अलग बात है, इस पर कोई डिबेट नहीं करेंगे हम। जब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स को, वहाँ पे समझेंगे किसके बारे में, रिजर्वेशन के बारे में। तो वो मत लाओ कि नहीं मैम इक्वालिटी नहीं है, कुछ ये मतलब नहीं किसी चीज़ का। अभी समझो, ये समझ आ गया? क्लियर हो गया? अब बुक में लिखे रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब बुक में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं उस पे लॉ कौन बनाएगा, उसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा, और उसे चेक एंड बैलेंस कौन करेंगे, उसके लिए क्या बनेगी, उसके लिए बनेगी सरकार। तो हमारी कंट्री कैसी है? हमारी कंट्री लोकतांत्रिक कंट्री, हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? दो तरीके की डेमोक्रेसी होती है, पता है आप सबको। एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक आपकी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? वहाँ पे डायरेक्ट पब्लिक इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, और ये वहाँ पॉसिबल है जहाँ पे पॉपुलेशन जो होती है वो कम होती है। इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है ना, 130 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन है इंडिया में। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंडिया में डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग में इंडिया की पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो सके? नहीं। इसलिए जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी ना होके वहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। समझो, है ना? देख लो एक बार, जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, आपको पता भी है, फिर मैं लिखा देती हूँ। डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है आपके इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष
और आपकी अप्रत्यक्ष। अब देखो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है वो डायरेक्ट कि डिसीजन मेकिंग में पीपल जो होते हैं वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। और ये वहाँ पॉसिबल है जहाँ पे पॉपुलेशन जो होती है, जनसंख्या जो है वो क्या है, कम है। तो कहाँ ये कहाँ पे है, जहाँ पे जनसंख्या कम होती है, ये सिर्फ वहाँ ही पॉसिबल। जनसंख्या कैसी होगी, कम होगी, वहाँ मतलब ये पॉसिबल है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें होता है ये कि 10 लाख लोगों ने मिलके एक जगह पे, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख लोगों ने मिलके क्या किया, अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा कर लिया। किसको खड़ा किया, आपने एक रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा कर लिया, है ना। 10 लाख लोगों में से एक रिप्रेजेंटेटिव अपना खड़ा हो गया। आप देखो इलेक्शन होते हैं, आप देखते हो जब एमपी होते हैं या विधायक होते हैं तो आप देखो 4-5 लोग खड़े होते हैं, जीता एक है जो कहाँ पहुंचता है, डिसीजन मेकिंग में, पार्लियामेंट या राज्य के विधानसभा में। अब देखो हमने यहाँ पे मान लिया, इसे चुना किससे, इसे चुना है इन 10 लाख लोगों ने। किसने चुना है इसे, इन 10 लाख लोगों ने बोला है कि हम 10 लाख लोगों की आवाज कौन है, ये पर्सन, ये हमारे लिए आवाज कहाँ उठाएगा, पार्लियामेंट के अंदर, जहाँ पे सरकार काम कर रही, सरकार क्या बना रही, रूल बना रही। तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा किसके अंदर, ये किसकी आवाज है, 10 लाख लोगों की आवाज है, ठीक है। ऐसे करके करते आप देखो, इसी को क्या बोलते हैं, ये होती है आपकी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, या मतलब इसे बोल सकते हो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम किस तरीके के काम करते हैं यहाँ पे पब्लिक अपने भी यहाँ पे बंदे को बोलती है कि आप जाओ हमारे लिए डिसीजन बनाओ, ठीक है। किसने, तो ये भी तो वोट कर रहे ना, तो इन्होंने वोट किया तो ये बने, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। चाहे विधानसभा हो या फिर आपकी लोकसभा हो, जो वहाँ के मेंबर्स होते हैं उन्हें चुनते कौन है, हम चुनते हैं। और वो जो खड़े होते हैं उनको वोट देके हमें ने तो वहाँ भेजा है, और वो हमारे लिए क्या करते हैं, वो हमारे लिए डिसीजन बनाते हैं। क्लियर हो गया, तो समझ आए। तो ये काम चल कैसे रहा है, तो ये जो यहाँ पे लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन में कि लोग इस तरीके से इलेक्शन होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कराएगी, 5 साल बाद इलेक्शन होगा, ये बोल दिया, और फिर पार्लियामेंट रूल्स बनाएगी देश चलाने के लिए। तो इसी को क्या बोला गया, ये तो एक बुक हो गई। तो ये जो राज्य व्यवस्था बोलते हैं ना, जैसे राज्य व्यवस्था, ये क्या करती है, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसे इंप्लीमेंट करने का काम कौन करती है, वो राज्य व्यवस्था। मतलब क्या, उसे इंप्लीमेंट करने का काम कौन करती है, राज्य व्यवस्था, कि किस तरीके से सरकार काम करेगी, किस तरीके से सरकार रूल्स बनाएगी, किस तरीके से लॉज बनेंगे, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट चेक एंड बैलेंस करेगी, वो सारे काम किसके अंदर में होते हैं, वो आते हैं राज्य व्यवस्था के अंदर। तो अगर आपसे पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन और राज्य व्यवस्था में डिफरेंस क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, बुक में सिर्फ लिखा हुआ है कि इस तरीके से चीज़ें करेंगी होंगी, इस तरीके से सबको राइट्स मिलेंगे, इस तरीके से आपके डीपीएसपी होंगे, इस तरीके से इलेक्शंस होंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये कहाँ लिखा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है, एक बुक है। वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, किस तरीके से काम करेगा, वो ही कहलाती है पॉलिटी, जो हम पढ़ते हैं। तो राज्य व्यवस्था क्या होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा उसी को इम्प्लीमेंट करना ही राज्य व्यवस्था कहलाती है। एक सिंपल सी लाइन में समझ लो। तो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में कोई डिफरेंस समझ आया, मतलब कोई डिफरेंस आपको क्लियर हो गया, कोई डाउट है बता दो। पॉलिटिक्स क्या होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा उसी को इम्प्लीमेंट करना। इसी पॉलिटी के अंदर हम पढ़ते हैं किसके बारे में, कि पार्लियामेंट क्या होती है, किस तरीके से कानून बनाए जाते हैं, आपकी लेजिस्लेटिव क्या करती है, एक्सिक्यूटिव क्या करती है, जुडिशरी क्या करती है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो होती है वो किस तरीके से काम करती हैं, हमारी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो होती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। समझ आ गया, क्लियर हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। किसी देश को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ पे दिए हैं, संविधान में। पॉलिटी क्या है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन संविधान में दिए हैं उसे किस तरीके से लागू करना है देश में, वो पॉलिटी। किस तरीके से वो लागू होंगे, उसे लागू करेगा कौन, कानून बनाएगा कौन नागरिकों के लिए, ठीक है, वो कहाँ है, पॉलिटी। पार्लियामेंट में कैसे लॉज बनेंगे, है ना, किस तरीके से सेशन होंगे, कौन, ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से काम करेगी, ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से आगे बढ़ाएगी देश को, वो सब पॉलिटी। क्लियर हो गया, समझ आया। तो जो चीज़ इंप्लीमेंट हो रही है वो सब किसके अंदर आएगी, पॉलिटी के अंदर आएगी। समझ आया, क्लियर हुआ या नहीं बताऊँ जल्दी से।
कॉन्स्टिट्यूशन और इनके में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों पड़ी। हम बहुत जल्दी समझेंगे, फिर हम पढ़ेंगे फीचर्स के बारे में। अब देखो यहाँ से तो ऐसे कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में, हाँ पर ये इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी आप देख लो कि कौन कौन से तरीके से डेमोक्रेसी होती है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी, तो मैंने आपसे पहले बोला कि हमारे वहाँ इससे पहले मोनार्की हुआ करती थी। राजा के अकॉर्डिंग ही सारे कानून चलते थे, राजा की मर्जी पे ही सब कुछ डिपेंड करता था। अगर ये समानता लानी है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी था। मतलब ये कि हमारे देश में आप देखो अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग लैंग्वेजेस है। आप इंडिया से, आप नॉर्थ इंडिया में हो, आप साउथ इंडिया में जाओ, आपको अलग लैंग्वेज, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तमिल, अलग लैंग्वेज है। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, अलग लैंग्वेज है, उनका कल्चर भी अलग है, हमारा कल्चर भी अलग है। तो हमारे देश में बहुत सारा डाइवर्सिटी है, ठीक है, अलग अलग, सबको ध्यान में रखना है और सबको एक बराबर मान के रखना है। और हमारा संविधान ये भी कहता है कि जो माइनॉरिटी में अभी है हमें उसको भी बचाना है, और जो उनकी स्क्रिप्ट भी ख़त्म हो रही है माइनॉरिटीज़ वालों की, हमें उनको भी बचाना है। हमें सबको बचाना है, हमें सबको देश को बचा के संभाल के रखना है, ठीक है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो शायद आप देखो जो कास्टिज्म इतने सालों तक बीमारी थी, जो अभी भी ख़त्म होने में टाइम लग रहा है, सोचो वो कितना ज़्यादा और फैली होती, जातवाद कितना ज़्यादा होता, बहुत ज़्यादा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो जो हम देखते हैं कि आर्टिकल 17 में बोला गया अनटचेबिलिटी नहीं करनी है, तो आप सोचो अगर ना होता कॉन्स्टिट्यूशन तो किस हद तक जातवाद और फैली होती, किस हद तक लैंग्वेज को लेके ट्रोल किया जाता, बहुत चीज़ें होती। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, उस भेदभाव को कम करा है, पनिशमेंट कर दिया कि भाई आपको अनटचेबिलिटी नहीं करनी तो नहीं करती। आज की जनरेशन देख लो, वो नहीं मानती किसी भी जातवाद को। धीरे धीरे चेंज आ गया है, आगे और भी आएगा, क्योंकि हम सब मिलजुल के रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्म के लोग आपको इंडिया में मिलते हैं, सारे इतनी लैंग्वेजेस वाले लोग मिल जाते हैं, कल्चर मानने वाले लोग मिल जाते हैं। सबको एक बराबर मान के इंडिया में इतने अच्छे तरीके से रहना, यूनिटी, ये तभी पॉसिबल हो पाया क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, और कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ों का ध्यान रख के बनाया गया है कि कोई भी माइनॉरिटी का बेनिफिट जो है वो छूट ना जाए, ठीक है। समझ आया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की नीड क्यों पड़ी। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना यूनिक क्यों है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा क्यों है, क्यों अपने कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी तारीफें कर रही हूँ मैं, क्यों, तो वही पढ़ेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इतना अच्छा क्यों है। तो सबसे बड़ी बात, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसा है, लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहली बात कि सबसे पहला, अगर मैं सवाल पूछूं, सबसे पहला देश जहाँ पे लिखित कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहला देश जहाँ पे लिखित संविधान था, आप बोल दोगे यूएसए। क्या था, यूएसए। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बना 1787 में। कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, 1787 में, और ये लागू कब हो गया, आप देखो 1789 में, ठीक है। और यूएसए पहला देश था जहाँ पे एक लिखित कॉन्स्टिट्यूशन आया। क्या आया, यहाँ पे एक लिखित कॉन्स्टिट्यूशन आया, कब, 1789 में, ठीक है। तो अब हम समझ लेते थोड़ा सा ये कि लिखित कॉन्स्टिट्यूशन और अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस क्या होता है। पहले ये समझ लेते हैं, फिर ही तो पढ़ेंगे आगे की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस क्या होता है, पहले वो देखो। तो आप ये तो पहले बोल दोगे, यहाँ पे मैं लिखूँ एक बार, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एक काम करते हैं, अलग स्लाइड पे लिख लेते हैं, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे लिखते हैं हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इसे क्या बोलते हैं, लिखित संविधान, और इसे हम बोलते हैं अलिखित संविधान। आप देखो और समझो, तो आप ये बोलोगे मैम जिस देश का संविधान लिखा हुआ है वो लिखित संविधान, और जिस देश का संविधान नहीं लिखा हुआ है वो अलिखित संविधान। तो अगर किसी देश का संविधान लिखा हुआ नहीं है तो वो देश चल कैसे रहा है। सवाल तो ये भी है ना कि मान लो वहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो वो चल कैसे रहा है भाई, सीधी बात तो ये भी है ना।
तो देखो चल के सर समझते हैं। लिखित संविधान जो होता है, जहाँ पे आप देखो 90% चीज़ें जो होती हैं वो कैसी होती हैं, लिखी हुई होती हैं। तो लिखित कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो 90% चीज़ें जो हैं वो कहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। 10% जो है वो बाद में अमेंडमेंट करके ऐड करके जोड़ दी गई है ना, और आगे भी जोड़ी जाती रहेंगी। 90% जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं और कुछ चीज़ें हैं जो नहीं भी है ना। तो अगर हम साइबर क्राइम के बारे में बात करें, ठीक है, तो 90% चीज़ें जो हैं वो कहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती हैं, वो लिखित कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे उल्टा हो जाता है, 90% चीज़ें जो हैं शायद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना लिखी हूँ। मतलब क्या, मतलब ये कि ये जो लिखित कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कैसे काम कर रहा होता है, ये परंपराएं जो चलती आ रही हैं सदियों से उनको फॉलो करता है। जो ट्रेडिशंस है वो चलती आ रही है उन्हीं के हिसाब से काम करता है। जैसे ब्रिटेन बहुत अच्छा एग्जांपल है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का। ब्रिटेन ऐसा तो है नहीं ब्रिटेन में लॉज नहीं बनते हैं या ब्रिटेन में कुछ है ही नहीं जिसके हिसाब से ब्रिटेन चल रहा है इतने सालों से। वही ब्रिटेन जिसने हर एक कॉन्टिनेंट में जाके अपना साम्राज्यवाद बनाया, वही ब्रिटेन के पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, खुद का लिखित कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, क्योंकि वो क्या करता है, जो पहले से परंपराएं चली आ रही हैं, जो ट्रेडिशंस की उनके पास बुक है, उसी को मानते जा रहे हैं वो। ठीक है, तो ये किसको मानते हैं, जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है उसी को फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये ट्रेडिशंस को फॉलो करेंगे तो ये कभी बनेंगे, जैसे हम बोलते हैं ना ये परंपरा ठीक लिखा है, देख लेना प्लीज। देखो तो क्या बनेंगे कभी, क्योंकि ये तो उसी को फॉलो करते चल रहे ना, तो ये कभी भी बनते नहीं है, ये मेड नहीं होती है, डेवलप्ड होते हैं। कैसे होते हैं ये, विकसित होते हैं। और जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो कैसे होते हैं, बनते, उसे बनाते। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कमेटी बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, बहुत सारे मेंबर्स थे उस ड्राफ्टिंग कमेटी में, 7 मेंबर्स की कमेटी थी। ऐसे बहुत सारी कमेटीज बनती हैं, उन सारी कमेटीज की रिकमेंडेशन पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार होता है। इसका मतलब क्या है कि ये बनता है, इसे बनाया जाता है। उसी तरीके जैसे मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो बनाया जाता है, बनता है। बट जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कैसे होता है, डेवलप्ड होता है, विकसित होता है। कैसा होता है, विकसित। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखित संविधान है। इसलिए आप देखो यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी का नाम पढ़ते हैं और हम देखते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। समझ आया लिखित और अनलिखित कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। और लिखित कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ ये भी है, अभी हम थोड़ा पढ़ेंगे भी आगे, फेडरेशन क्या होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है उसके बाद। बट आप अभी इतना समझ लो, ये चीज़ समझ आ गई आपको, क्लियर हो गया। आप देखो पहला पॉइंट ही हमारा ये है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का, तो आप क्या बोलोगे, USA का। क्लियर हुआ, सबसे पहला लिखित संविधान USA का, सबसे छोटा संविधान USA का। ठीक है, सबसे बड़ा संविधान हमारा भारत का। क्यों, क्योंकि हमारे भारत में हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है, हर चीज़ को बताया गया है कि ये इनके मौलिक अधिकार हैं, ये इनके DPSP हैं, ये इनके फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। हर चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई मैक्सिमम पोर्शन को, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत बड़ा है। और बड़ा होना भी चाहिए, हमारे देश की पॉपुलेशन देख लो कितनी ज़्यादा है। हर कोई चीज़ छूट ना जाए, कोई माइनॉरिटीज़ का पर्सन ऐसा ना हो जिसको बेनिफिट ना मिल पा रहा हो, तो उसको ध्यान में रखते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बड़ा हो गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बनने में कितना टाइम लगा, या आप मुझे बताओगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बन के कितने टाइम में रेडी हुआ। चलो, सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है, हमारे देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। सबसे छोटा ये जो है, ये जो आपको लोगो दिख रहा है, ये USA का दिख रहा है। किसका है ये, आप द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ USA का है, और ब्रिटेन का, ग्रेट ब्रिटेन का, इसे हम मैग्ना कार्टा बोलते हैं, बिल्स ऑफ राइट बोलते हैं। तो ब्रिटेन जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लिखित संविधान का। ब्रिटेन में संविधान नहीं, वहाँ पे ट्रेडिशंस के हिसाब से आज भी काम होता है। और USA सबसे पहला देश जहाँ पे लिखित संविधान आया था, उस पर छोटा संविधान भी कहाँ का है, USA का। सबसे बड़ा संविधान इंडिया का। अब क्यों है ये देख लो, भारतीय संविधान में विश्व का सबसे लंबा संविधान माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसमें शासन, नागरिकों के, यहाँ पे शासन के बारे में, नागरिकों के अधिकार के बारे में, चुनाव के बारे में, नगरपालिका के बारे में, केंद्र राज्य संबंध के बारे में, पंचायतों के बारे में, हर एक चीज़ को बताया गया है। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। समझ आया, क्लियर हुआ, पहला पॉइंट समझ आया। पहला पॉइंट क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर हो गया,
क्यों वो समझ आ गया। भारत में पंचायत से लेकर संसद तक की व्यवस्था, किस तरीके से पार्लियामेंट काम करेगी, किस तरीके से हमारी पंचायतें काम करेंगी, वो किस तरीके से कानून बनाएंगे, सब कुछ कहाँ पे दिया हुआ है, सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे हमारे पास कितने आर्टिकल से 395 टोटल आर्टिकल थे। आज हमारे पास मोर देन 400 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, पर लास्ट आर्टिकल अभी भी हमारे पास 395 ही। टोटल कितने भाग हैं? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारे पास टोटल 22 भाग थे, पर प्रेजेंट टाइम में आप देखो, एट द प्रेजेंट टाइम में हमारे पास टोटल भाग कितने हो जाते हैं? आपके 25 भाग हो जाते हैं। ठीक है, 7 जो भाग 7 था वो रिवील कर दिया गया, भाग 9 को जोड़ा गया, अब 9A को जोड़ा गया और 9B को जोड़ा गया और 14A को जोड़ा गया। तो 4 जोड़े गए और 1 घटाया गया, तो टोटल 25 हो गए ना। ठीक है, तो कौन कौन से नए ऐड हुए बता देती हूँ। 9 ऐड हुआ, देखो सातवें जो 7वां भाग था उसे क्या कर दिया गया, उसे हटाया गया और देखो यहाँ पे 9 को जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया, 9A जोड़ा गया, 9B जोड़ा गया और 14A जोड़ा। टोटल मिला के कितने जोड़े गए? 14 जोड़ेगा और एक यहाँ पे पहले से हट चुका था, तो 22 और 3 कितने हो गए? 25। टोटल कितने भाग हैं? 25। ये भी मैंने आपको करा दी हैं, बहुत अच्छे से याद भी कराया। टोटल अनुसूचियाँ कितनी हैं? अभी टोटल जो अनुसूचियाँ हैं वो आपकी 12 हैं। कितनी थी जब हमारा संविधान बना था? 8 थी, 4 बाद में ऐड हो गई हैं। कब ऐड हुई हैं? 51 में ऐड हुई हैं, 85 में ऐड हुई है, 1982 में दोनों ऐड हुई हैं, 11th और 12th। ठीक है, समझ आए? ये सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। समझ आए? ठीक है, आप देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलग अलग जगह से लिया गया है, ऐसा बोला गया है ना। कहते हैं ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलग अलग जगह, अलग अलग देशों से लिया गया। भाई जिस देश में जो चीज़ अच्छी है हमने उससे वो चीज़ ले ली, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमने सब कुछ उससे कॉपी कर लिया। आप देखो यूएसए में बिल ऑफ राइट थे, फंडामेंटल राइट, तो यूएसए के राइट तो यूएसए के नागरिकों को देख के बनाए गए होंगे ना। वहाँ तो अमीरी पैसा डेवलप कंट्री है, तो वहाँ के जो मौलिक अधिकार होंगे उस देश के नागरिकों को देख के बनाए गए होंगे। वहाँ पे तो ये भी है कि गन रखना भी अलाउ है, क्या हमारे इंडिया में है ना? नहीं। हमें ये चीज़ लगा कि जो बिल ऑफ राइट है, जो मौलिक अधिकार है, मतलब जो लोगों को, नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, वो हमारे देश में भी होना चाहिए। जैसे कि मैग्ना कार्टा हम बोले ब्रिटेन का, जो 1215 में आया सर जॉन के टाइम पे, वहाँ पे भी राइट के बारे में बात की गई ना कि नागरिकों को अधिकार देने हैं। वैसे आप देखो कि जो बिल ऑफ राइट्स था यूएसए का, जहाँ से हमें लगा कि हमारे देश में भी होना चाहिए, तो हमें क्या लगा, हमें लगा कि जिस तरीके से यूएसए में नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं उसी तरीके से हमें हमारे देश में भी लोगों को अधिकार देने चाहिए, बेसिक राइट। तो हमारे अधिकार जो है इंडिया के फंडामेंटल राइट्स हैं, वो इंडिया के लोगों को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, ना कि यूएसए के लोगों को ध्यान में रख के। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा बिल ऑफ राइट डिट्टो कॉपी कर दिया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे जो मौलिक अधिकार है हमारे देश के नागरिकों को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट था बिल ऑफ राइट वो लिया गया यूएसए से, ना कि पूरे के पूरे मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए। ठीक है, समझ आया? तो बिल ऑफ राइट जो था, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहाँ के हैं? आप देखो तो वो क्या है, वो हम कहाँ से लिए हैं, इंस्पायर कहाँ से थे? हम यूएसए से, क्योंकि हमें लगा कि ऐसे मौलिक अधिकार हमारे पास भी होना चाहिए। तो ऐसे जो बोलते हो ना आपकी सारा कुछ खरीद बाहर से हमने लिया हुआ है, हमारा खुद का कुछ नहीं है, भाई हमारा खुद का ही है। उन्हें लगा कि एक भाई राइट होने चाहिए और हमारे देश के नागरिकों को ध्यान में रख के वो राइट बनाए गए हैं। ठीक है, अनटचेबिलिटी यूएसए में थी, जो वहाँ हमने लिखा आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमने बोला हमारे सारी उपाधियों का अंत होना चाहिए, था यूएसए में ऐसा नहीं। तो एक कॉन्सेप्ट हमें अच्छा लग गया कहीं से कि ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वो हमने अपने लिए ले लिया। तो क्या मतलब था, हमने सब कुछ चोरी वहाँ से उठा के थोड़ी ना, उधार में थोड़ी ना लिया, हमें लगा चीज़ हमारे पास भी होनी चाहिए, अच्छी चीज़ है तो हमने ले ली। समझ आए? तो वैसे हमने अलग अलग देशों से जो चीज़ हमें अच्छी दिखी हमने ले ली। जैसे कि डीपीएसपी क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड से। मतलब ये कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हमारे पास इतना पैसा उस टाइम पे नहीं था कि हम हर किसी को मौलिक अधिकार दे सकें, कि मौलिक अधिकार जो थे वो कैसे थे? जस्टिसेबल राइट थी, अगर वो आपसे कोई छीनेगा तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो हम इतने अमीर तो थे नहीं उस टाइम कि हम सारे राइटों को कर दें मौलिक अधिकार। तो हमने क्या लगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैसी है कि हम अधिकार तो बना देते हैं, स्टेट की मर्जी पर डिपेंड करेगा। मतलब वो जो राज्य है वो राज्य चाहेगा कि हमारे पास ऐसे राइट हो तो हम कर देंगे। जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी देखा आपने उत्तराखंड ने लागू कर दिया, अपने उत्तराखंड में। ठीक है, तो क्या मतलब वो मतलब ये कि स्टेट के पास अगर पैसा आ गया, मान लो
उत्तर प्रदेश के बाद पैसा आ गया, तो उसने लगा कि नहीं ये जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है या फिर और जो भी राइट हमारे डीपीएसपी में लिखी हुई है वो हम अप्लाई कर देते हैं अपने स्टेट में। तो क्या लगा कि हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं कि हम सारे राइट को मौलिक अधिकार कर दें। तो इसका मतलब ये है आयरलैंड का कंसेप्ट था डीपीएसपी, तो उन्होंने बोला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाल देते हैं। मतलब ये कि जब स्टेट की मर्जी होगी, स्टेट में पैसा होगा, तो इसमें जो भी राइट्स दिए हैं वो हम क्या कर लेंगे, वो आप अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट कर देना, लागू कर देना। क्योंकि वो कैसे नहीं है, वो जस्टिसेबल राइट नहीं थे, बट अगर कानून बन जाएगा उस पर, चाहे वो केंद्र सरकार बनाए चाहे राज्य सरकार बनाए, राज्य सरकार का पैसा होगा राज्य सरकार बना देगी, केंद्र सरकार के पास पैसा होगा केंद्र सरकार बना देगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राइट टू एजुकेशन, पहले क्या था, पहले डीपीएसपी था ना, उसे क्या बना दिया गया, उसे मौलिक अधिकार बना दिया गया ना। कौन सा अमेंडमेंट से, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ 2002 में। बोला कि हमारे पास पैसा है कि हम क्या कर सकते हैं, अब हम फ्री एजुकेशन दे सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा, डीपीएसपी को ही मौलिक अधिकार बना दिया उठा के। तो ये हमें लगा हमारे देश में भी होना चाहिए, हमने ले लिया आयरलैंड से। ठीक है, समझ आया, क्लियर हो गया। तो वैसे हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग, हम बात करें अलग अलग देशों से जो चीज़ें अच्छी रही वो हमने ले ली। अब हम पे ब्रिटेन ने क्या इतने साल रूल, हम समझते थे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम किस तरीके से काम होता है। अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए में कैसी गवर्नमेंट है, यूएसए में प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे हेड कौन होते, प्रेसिडेंट। बट हम पे तो ब्रिटेन ने इतने साल रूल किया ना, तो हमें पता है ना पार्लियामेंट्री सिस्टम किस तरीके से काम करती है। तो हमने यूके से बोला हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को ले लिया, क्योंकि हमारे 200 सालों से तो वही चल रहा था, तो हम जानते थे वैसे। यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट, आयरलैंड, कनाडा से देखो हमने क्या लिया, स्ट्रॉन्ग सेंटर। जैसे कि अगर हम बात कर दें किसके बारे में, इससे पहले हमारे देश में अलग अलग रियासतें काम करती थी। तो हमने ये भी देखा था, हमारी हिस्ट्री हमें दिखाती है कि जब भी केंद्र सरकार कमज़ोर हुई है उस टाइम पे जो रीजनल पावर थी वो स्ट्रांग हो गई है। तो हमें हर कीमत पे किसको स्ट्रांग रखना है, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रांग रखना, मतलब केंद्र को हमें क्या करना है, स्ट्रांग रखना है। इसलिए हमने सोचा कि ये चीज़ तो हम ले सकते हैं और हमारे वहाँ भी चीज़ होनी चाहिए, तो हमने कनाडा से ले लिया। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे करना है, किस तरीके से होना है, वो हमने कहाँ से ले लिया, साउथ अफ्रीका से। ठीक है, जिस तरीके से फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, वो हमने कहाँ से ले लिया, जर्मनी से। नेशनल इमरजेंसी होती क्या है, किस तरीके से लगती हैं, और देखो वो सारी चीज़ें हमने कहाँ से, 1935 के एक्ट से। तो अगर हम देखें तो हमारे 1935 का जो एक्ट आया था उससे हमने बहुत चीज़ें ली हैं, बहुत चीज़ें, बाकी चीज़ें हमने यहाँ से ले ली। तो आप ये बोलो कि 1935 का जो एक्ट था वो तो किसने बनाया था, अंग्रेजों ने बनाया था। तो फिर तो हमने अंग्रेजों से लिए। भाई अंग्रेज बना क्यों रहते लॉज, हमारी डिमांड पे बनाया ना उन्होंने लॉज। अभी सरकार अगर कोई कानून बनाए, मान लो अभी सरकार हमारे लिए काम कर रही है, तो सरकार जो कानून बनाएगी हमारे डिमांड्स को देख के बनाएगी ना, हमने डिमांड की वो चीज़ की, तभी उसने हमारे लिए कानून बनाया। तो उस टाइम पे भी कानून वही बने जो हम चाह रहे थे, उनसे डिमांड कर रहे थे, जिसके लिए हम लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, तो उसने भी तो वही चीज़ किया, तो वो भी तो हमारे डिमांड के बारे। तो जो 1935 का एक्ट था तो वो भी तो लोगों की डिमांड के साथ ही बना था ना। इतने सारे जो एक्ट आए वो कहीं ना कहीं हमारी मांग ही तो थी। तो फिर वो कैसे हो गया कि हमने दूसरे से बोरो किया है, हमारी डिमांड नहीं है, हमारी मांगे थी उसी के अंदर जो बन के तैयार हुआ 1935 के अंदर। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है तो वो अलग अलग देशों में जो जो चीज़ें अच्छी दिखी उसे उसने अपने देश में लागू कर लिया, अपने ओन के हिसाब से, मतलब अपने चीज़ों को देखते उसने लागू किया। ऐसा नहीं बिल्कुल डिट्टो कॉपी करा हो उसने, नहीं। हमारे डीपीएसपी अलग हैं आयरलैंड से, हमारे फंडामेंटल राइट्स अलग हैं यूएसए से। ठीक है, पर हमें लगा ये शब्द जरूरी है, राइट्स मिलने जरूरी हैं, जो हमने अपने वहाँ पे भी डाल दिए। समझ आ गया। दूसरा क्या है, हम कैसे हैं, हम सॉवरन हैं। जब हम इससे पहले सॉवरन थे नहीं। सॉवरनिटी क्या होती है समझो, कि मान लो पाकिस्तान पे कल चाइना ने अटैक कर दिया और पाकिस्तान अब किसके कंट्रोल में आ गया है, पाकिस्तान अब कंट्रोल में आ गया है चाइना के। तो क्या पाकिस्तान सॉवरन है, नहीं, क्योंकि उसके ऊपर चाइना का कंट्रोल है। तो क्या पाकिस्तान अपनी मर्जी से इंटरनेशनल रिलेशन बना सकता है या ट्रेड कर सकता है, नहीं, उसे चाइना से पूछना पड़ेगा, बिकॉज चाइना उस पर कंट्रोल कर रहा है पूरी तरीके से। ठीक है, क्या वो इंटरनल जो भी स्ट्रैटेजी बनानी होगी वो बना सकता है खुद से, नहीं, वो भी उससे पूछना होगा चाइना से, बिकॉज अब चाइना के कंट्रोल में पूरा पाकिस्तान। एग्जाम्पल दिया, अभी हुआ नहीं, समझ आए। तो मतलब ये है कि जब आप एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट नहीं होते हो और जब आप इंटरनली डिसीजन नहीं ले सकते हो, ठीक है,
उस टाइम पे क्या होता है, आप सॉवरन नहीं होते। सॉवरन का मतलब क्या हो गया, मतलब ये कि एक्सटर्नली आप फ्री हो, आप पे कोई भी कंट्री, किसी भी तरीके का कोई भी कंट्री, कोई भी संगठन आपको ऊपर से प्रेशराइज ना कर रहा हो किसी भी चीज़ के लिए। दूसरा ये, इंटरनली आप इंडिपेंडेंट हो अपने डिसीजन लेने के लिए, तो आप कैसे हो, तो आप सॉवरन हो। जैसे कि इंडिया ने आर्टिकल 370 को हटाया जम्मू कश्मीर से, तो क्या उसने यूएन से पूछा? नहीं, क्योंकि हम अपने इंटरनल डिसीजन खुद ले सकते हैं। क्लियर हुआ? मतलब ये एक शब्दों में आप समझो कि जो सॉवरन होता है उसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप क्या हो, एक्सटर्नल फ्री हो, इंटरनल ठीक है। आप पे कोई भी, फॉर समझ आ गया एग्जाम्पल, आप पे किसी भी कंट्री का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। आप इंटरनेशनल ट्रेड किसके साथ करोगे ये आपकी मर्जी, आपको यूएन नहीं रोकेगा। आप किसके साथ कैसे ट्रेड करोगे ये आपकी मर्जी। तो हम सॉवरेन हैं, हम अपने डिसीजन अपने देश के अंदर जो भी है हम डिसीजन ले सकते हैं, तो हम सॉवरेन। जैसे कि इंडिया की पार्लियामेंट कैसी है, सॉवरेन है कि नहीं है, वो डिसीजन ले सकती है कि उसे इंडिया के अंदर क्या करना है, वो डिसीजन ले सकती है उसे किसके साथ कौन सा ट्रेड करना है। तो इंडिया कैसा हो गया, इंडिया एक सॉवरेन कंट्री हो गई। क्लियर हो गया? तो हमारा देश कैसा है, हमारा देश सॉवरेन है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता है, ये लिखा हुआ भी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, हमारी कंट्री कैसी है, सॉवरेन। सॉवरेन बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, समझ लेना इसका मतलब होता क्या है, दो शब्दों से याद रखना। भारत अपने कानून स्वयं बनाता है। देखो, भारत किसी भी दूसरे देश के नियंत्रण में नहीं है। मैंने बोल दिया, एग्जाम्पल दिया आपको मैंने पाकिस्तान और चाइना का, तो किसी भी देश के नियंत्रण में नहीं है। इसी वजह से हम अपने कानून स्वयं बनाते हैं और अपनी विदेशी नीति स्वयं तय करते हैं। दो शब्द याद रखना, इंटरनली इंडिपेंडेंट, मतलब हम अपने देश के अंदर के जो भी डिसीजन है वो हम खुद ले सकते हैं। दूसरा ये कि हम हमारी कैसी इंटरनेशनल पॉलिसीज होंगी, हम किसके साथ क्या करेंगे, उसके लिए भी हम एकदम से क्या हैं, फ्री हैं। क्लियर हो गया? सॉवरेन का मतलब क्या होता है। अगला पॉइंट देखो क्या होता है, अगला पॉइंट जो है वो क्या कहता है, अगला पॉइंट हमसे कहता ये है कि हमारा देश कैसा है, हमारा देश जो है वो सोशलिस्ट कंट्री। कैसा है हमारा देश जो है वो एक सोशलिस्ट कंट्री। मतलब क्या, मतलब ये कि हमारा देश किस पे काम करता है, हमारा देश काम करता है वेलफेयर स्टेट की पॉलिसीज पे। किस पे काम करता है, कि हमें देखना है कि हमारे देश में हर बंदे को सारी सुविधाएं मिले और हमारा देश एक डेवलप कंट्री बन जाए। आज नहीं तो कल तो बनेगा ही ना। देखो, दूसरा क्या होता है, हमारा जो सोशलिस्ट है और जो बाहर का है उसमें डिफरेंस है। बाहर का समाजवाद और हमारा समाजवाद अलग अलग है। क्लियर हो गया? समाजवाद का मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि सब कुछ किसके हाथ में है, सब कुछ राज्य के हाथ में, सब कुछ देश के हाथ में। मतलब क्या, सब कुछ सरकारी चीज़ों के हाथ में। जैसे रशिया का एग्जांपल देखो, सरकारी हॉस्पिटल सरकार के, आर्मी सरकार की, एजुकेशन सरकार का, मतलब हर एक चीज़ को होल्ड कौन कर रहा है, हर एक चीज़ को होल्ड कर रही है सरकार। और जब हम बात करते हैं कैपिटलिज्म इकोनॉमी की, तो वहाँ पे हर चीज़ किसके हाथ में होती है, पब्लिक के हाथ में। मतलब वहाँ पे प्राइवेट पोर्शन, प्राइवेट सेक्शन को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। जैसे यूएसए, इंडिया कैसा, इंडिया मिक्स इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। मतलब इंडिया में कैसे दोनों चीज़ों को उन्होंने मिक्स कर लिया। हम कुछ चीज़ें हमारे पास देश के हाथ में, मतलब राज्य के हाथ में, जैसे कि आर्मी हो गया, ठीक है, कुछ सरकारी हॉस्पिटल्स हो गए, और पब्लिक सेक्टर को भी हमने बोल दिया कि भाई हम दोनों मिलकर काम करते हैं, तब हमारा देश जो है वो क्या होगा, आगे बढ़ेगा। समझ आया? अब देखो, हमारा देश जो है वो सेकुलर है। सेकुलर मतलब क्या होता है, पाकिस्तान कैसे बना है, पाकिस्तान हमसे लड़के कैसे बना, पाकिस्तान बना आपका किस बिहार पे, कि भाई हम एक इस्लामिक कंट्री हैं। हम कैसे हैं, हम इस्लामिक कंट्री। क्या हमारा देश ऐसा बना है? नहीं, हमारे देश का खुद का कोई भी धर्म नहीं है। मतलब ये कि हमारे देश का खुद का कोई धर्म नहीं है, सब एक साथ मिलके रहते हैं। मतलब ये कि स्टेट का कोई धर्म नहीं है, हमारा स्टेट सिर्फ बैठ के दूर से देखता है। आपको पूजा पाठ करनी आपकी मर्जी, आपको नास्तिक बनना आपकी मर्जी, आस्तिक बनना आपकी मर्जी, सब कुछ आपकी मर्जी। सरकार आज से आपसे बिल्कुल नहीं बोलेगी कि आप इस धर्म की पूजा करो, आप इस धर्म को मानो। सरकार का कोई रोल इस चीज़ में नहीं। बट सरकार क्या करती है, वॉच डॉग की तरह काम करती है कि आपकी वजह से
ऐसा ना हो कि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो जाए, कि आपका मन करे, आपको फ्रीडम दो, सरकार का कोई रिलीजन नहीं, तो आप रोड पे बैठ के नमाज पढ़ने लगे या फिर रोड पे बैठ के आप पूजा पाठ करने लगो। वो चीज़ नहीं है कि उसके लिए फिर स्टेट आएगी, वरना स्टेट का खुद का कोई धर्म नहीं, सब धर्म के लोग मिलके रहते हैं। देखो यहाँ पे भारत का कोई राज धर्म नहीं है, हमारे देश का कोई भी राज धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है। दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व सभी त्यौहार मनाए जाते हैं, तो सभी धर्मों को सम्मान संरक्षण मिला जाता है। वो ऐसा कि दिवाली मनेगी, मुहर्रम नहीं मनेगी, है ना, क्रिसमस डे भी हम मनाते हैं मस्ती तरीके से, है ना, तो दिवाली ईद भी मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारे वहाँ पे क्या है, हमारे वहाँ पे हर तरीके के त्यौहार मनाए जाते हैं, क्योंकि हमारे देश का खुद का कोई राज धर्म नहीं है। ये हम और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और याद भी रखना, जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे तो भी हम देखेंगे इस चीज़ के बारे में, और हम जब पढ़ेंगे आर्टिकल 25 तो भी देखेंगे इस चीज़ के बारे में। ठीक है, समझ आ गया? तो आज तो चलो हम इतने रख लेते हैं, हमारे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हो चुकी हैं, और आगे की कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, कि क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम देख लेंगे अगली क्लास में। क्योंकि देखो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है स्पेशली कि कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं क्या होती हैं, आपको पता होनी चाहिए, और पता होना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से आगे की चीज़ें, और विशेषताएं पता भी होनी चाहिए। साथ में ये है कि आप जब आगे पढ़ेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी कि ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, तो अब हम इंटरलिंक कर सकते हैं चीज़ों को। इंटरलिंक करना भी बहुत ज़रूरी, तभी आप चीज़ों को याद रख पाओगे ईजी तरीके से। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज तो इतने रखते हैं, आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, चलो ध्यान रखो, मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।